Hello everyone, this is part 5 of class 9th NCERT History Chapter 1, The French Revolution, The Abolition of Slavery। तो देखो जो भी जकोबिन रिजीम में काफी अच्छे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी जो होती है, जो ये दास बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, इसको अबोलिश कर दिया गया था। जो कैरिबियन की कॉलोनीज थी जैसे कि मार्टिनिक, गैडालोप और सैन डोमिंगो, ये काफी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज की, जैसे कि टबैको हो गया, इंडिगो या शुगर और कॉफी हो गई। लेकिन देखो ये फ्रांस की कॉलोनीज थी, लेकिन यूरोपियंस जो थे वो इधर जाना नहीं चाहते थे कि वो अलग अलग जगह पे जाए, अनफेमिलियर लैंड्स पे जाए और जाके काम करे। तो इसके कारण देखो प्लांटेशंस में शॉर्टेज हो जाएगी, जो इधर प्लांटेशन है कॉफी की या फिर किसी और चीज की भी। तो देखो इसको वो किस तरह से पूरा करते थे ताकि शॉर्टेज ना हो ना, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। उस टाइम पे अमेरिकास के बीच में स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था। तो जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इनके आप नाम याद कर लो, बोर्डोक्स और नेंटेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है अफ्रीकन कोस्ट पे। वो इधर सेल करते थे और वहां पे जो लोकल चीफ्टेंस होते थे ना अफ्रीका के, उनसे कुछ स्लेव्स खरीद लेते थे। स्लेव्स मतलब गुलाम खरीद लेते थे। अब फिर देखो इनको क्या करते हैं, जैसे गाय के ऊपर लोहे का कुछ सरिया टाइप लगा के उनके ऊपर लिखते हैं ना कुछ, इस तरह से इनके ऊपर लिख के इनको जकड़ लेते थे और शिप्स में इनको टाइटली पैक करके 3 मंथ की लंबी जर्नी के बाद अटलांटिक से कैरिबियन तक लाया जाता था और फिर इनको प्लांटेशन ओनर्स जो होते हैं ना, उनको बेच दिया जाता था इन कॉलोनीज मार्टिनिक, गैडालोपियस, सैन डोमिंगो में। तो देखो ये जो स्लेव लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी ना, इसके कारण ही ये जो यूरोप में मार्केट्स बढ़ती जा रही थी शुगर की, कॉफी की या इंडिगो की, इनकी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा था। तो ये स्लेव ट्रेड इतनी चलती गई कि कुछ जो पोर्ट सिटीज हो गए ना, जैसे बोर्डोक्स या नेंटेज हो गए, ये स्लेव ट्रेड के कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोस्परस भी हो गए। 18th सेंचुरी में ना देखो स्लेवरी का विरोध शुरू हो गया था थोड़ा सा फ्रांस में। तो देखो नेशनल असेंबली में ना काफी लंबी लंबी डिबेट्स हुई कि जो राइट्स है मैन के, उनको ये जो फ्रेंच के सब्जेक्ट है, मतलब फ्रांस फ्रांस की जो कॉलोनीज है, इधर तक भी दे देने चाहिए ये सब राइट्स। लेकिन ये सिर्फ डिबेट्स हुई है, कोई भी लॉ पास नहीं किया था, क्योंकि डर था कि ये जो बिजनेसमैन है जो कि स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट है, उनसे ओपोजिशन आएगा। तो इसलिए नेशनल असेंबली ने कोई लॉ नहीं पास किया था। फाइनली 1794 में जो कन्वेंशन थी ना, उसने कह दिया था कि सभी स्लेव्स को फ्रांस की ओवरसीज पोजेशंस, मतलब कॉलोनीज वगैरह हो गई या फिर जहाँ पे भी है, उनको फ्री कर दो। लेकिन ये भी ना ज्यादा लंबा नहीं चला था, क्योंकि 10 years के बाद ना नेपोलियन आ गया था और उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दी थी स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स ना अपनी जो फ्रीडम का राइट है ना, उसमें पता है क्या समझने लग गए थे, उनको लगने लग गया था कि अब वो फ्रीडम उनको मिल चुकी है। तो उसमें उनको ना ये अधिकार भी मिल गया कि जो अफ्रीकन निग्रोज है, वो उनको एनस्लेव कर सकते हैं, मतलब उनको गुलाम बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो फाइनली स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हो गई थी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। ये डेट आप याद कर लेना, 1848 में। देखो पॉलिटिक्स जो होती है, क्या पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कपड़ों पे होता है, लोग क्या कपड़े पहनेंगे, कैसी लैंग्वेज बोलेंगे या कैसी बुक्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब हम 1789 के जो बाद के कुछ साल थे ना, इनमें फ्रांस में काफी चेंजेस हुए हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स है, उन्होंने देखो काफी लॉज भी पास किए हैं ताकि जो कि लिबर्टी या इक्वालिटी के आइडियल्स है ना, उनको एवरीडे प्रैक्टिस में ला सके। एक इम्पॉर्टेंट लॉ वो इफेक्ट में आ गया था बेस्टील की स्टॉर्मिंग के बाद ही 1789 की समर में, वो था अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है देखो, ये जो सेंसर करते हैं ना कि बुक्स में ये सब नहीं छापना या फिर टीवी पे ये नहीं दिखाना, ये सेंसर होता है ये सब इस तरह के काम को। तो ओल्ड रेजिम में ना जितना भी रिटर्न मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए या प्लेज हो गए, इन सबको पब्लिश या परफॉर्म ना सिर्फ तभी कर सकते थे जब उसको किंग के सेंसर लोग अप्रूव कर दे। तो देखो अब क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ चुका था, तो इसमें ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट था। तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर्स जो भी है ना, वो सभी अब प्रिंट होने लग गए थे। तो बहुत सारा हो गया था वो सब फ्रांस में। तो ये फ्रांस में प्रिंट होने लग गए थे टाउन्स में बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो इनको कंट्री साइड में भी बहुत ज्यादा पहुंचाया गया, लोगों ने पढ़ा भी। तो इनमें होता क्या था वो ना, जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं फ्रांस में, वो सब इसमें डिस्क्राइब होता था, डिस्कस भी होता था। फ्रांस की फ्रेंच ये जो
फ्रांस में प्रेस को फ्रीडम मिल गई थी, इसका मतलब ये भी था कि अब जो इवेंट्स है, इवेंट दो तरफ से ही होते हैं, कोई भी लड़ाई हो तो भी दो तरफ से ही होगी। कुछ अपोजिंग व्यू होंगे ना, आप अपोजिंग व्यू भी उसमें एक्सप्रेस करने लग गए। हर एक साइड की कोशिश ये रहती थी कि ये प्रिंट के मीडियम से ना लोगों को अपनी तरफ कन्विंस कर ले। प्लेज, सॉन्ग्स या फिर कोई भी जुलूस वगैरह होते थे, उसमें भी काफी लोग आते थे। तो देखो, इस तरह से ना ये एक तरीका बन चुका था कि जो लिबर्टी या जस्टिस के आइडियाज है ना, वो लोगों तक, जो लिबर्टी जस्टिस के आइडियाज पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बताए हैं, वो लोगों तक पहुंचाए जाए। वो टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी तरह से प्लेस के थ्रू लोगों तक पहुंचा दिए जाते थे ये सब आइडियाज। अब देखो फाइनली क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन बोनेपार्ट जो है ना, उन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। वो एम्परर बन गए थे 1804 में फ्रांस के। तो नेपोलियन बोनेपार्ट जो है ना, वो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को जीतने के लिए गए। तो वो जाते वहां पे जो पहले से डायनेस्टीज है उनको बेदखल कर देते और अपने किंगडम्स बना लेते थे, वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्लेस कर देते थे। तो नेपोलियन को ना अपना रोल एक तरह से यूरोप के मॉडर्नाइजर का लगा, कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उन्होंने काफी लॉज, नेपोलियन बोनेपार्ट ने काफी लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का लॉ भी वो लाए। वेट्स जो होते हैं, कहीं पर केजीज में नापते हैं, कहीं पे पाउंड्स में नापते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी लाए वेट्स और मेजर्स का, जिसमें डेसिमल सिस्टम भी था। इनिशियली देखो लोगों को ना नेपोलियन एक लिबरेटर की तरह लगे, जो कि लोगों को आजाद कर रहे हैं। लेकिन फिर देखो लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का व्यू बदला। लोगों को ना नेपोलियनिक आर्मीज, मतलब नेपोलियन की सेना वगैरह, वो एक तरह से इन्वेडिंग फोर्स की तरह दिखने लग गई कि ये अटैक कर रहे हैं। और फाइनली नेपोलियन को वाटरलू में डिफीट मिली 1815 में। जो उनके काफी मेजर्स थे ना, उनके कारण, मतलब उनके स्टेप से, जो लिबर्टी के आइडियाज थे ना, रेवोल्यूशनरी आइडियाज, वो पास ऑन हुए हैं, वो चले हैं। और जो मॉडर्न लॉज है जो कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैले ना, उनका काफी इम्पैक्ट रहा है नेपोलियन के जाने के बाद भी। जो आइडियाज थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेगेसी हमको मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इससे देखो, ये जो आइडियाज थे ना, ये सभी फ्रांस से लेकर बाकी के यूरोप में भी फैले हैं 19th सेंचुरी में, जहाँ पर भी फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद पूरी तरह से अबॉलिश हो चुका था। कॉलोनाइज्ड पीपल्स जो है ना, उन्होंने, कॉलोनाइज जो लोग थे, उन्होंने इन्हीं आइडियाज को, फ्रीडम के आइडियाज को रिवर्क किया है कि जो बंधक है, बॉन्डेज है, उनसे वो फ्री हो और एक सोवरन नेशन स्टेट अपना बनाए, कॉलोनी ना बन के रहे। टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, वो दो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिन्होंने ना ये जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज है, वो इनसे काफी इंस्पायर्ड भी थे और इन पे उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। राजा राम मोहन रॉय जो है ना, वो यूरोप में जो उस टाइम पर आइडियाज फैल रहे थे, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाद में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई, उसके कारण वो काफी, उनको काफी प्रोत्साहन मिला है राजा राम मोहन रॉय जी को। इसी के साथ ये चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया है। थैंक यू।